सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। आज हमारी क्लास थोड़ी सी लेट है और संज्ञानवाद यानी अधिगम लर्निंग टॉपिक आपका लाइव के माध्यम से चल रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान में ऑलरेडी लाइव के माध्यम से करवा चुका हूँ। ये सेकंड टॉपिक चल रहा है जो लाइव के माध्यम से अपडेट वीडियो के साथ, अपडेट कंटेंट के साथ आपको मैं करवा रहा हूँ। संज्ञानवाद के अंतर्गत व्यवहारवादी सिद्धांत हमने पढ़ लिए थे, संज्ञानवादी पढ़ रहे हैं और संज्ञानवाद में प्राचीन संज्ञानवादी हो गए थे। आधुनिक संज्ञानवादी में कल की क्लास में अपन ने अल्बर्ट बांडुरा को पढ़ा था और आज की क्लास में अपन जेरोम ब्रूनर को समझने जा रहे हैं। देखिएगा, जेरोम ब्रूनर एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, ठीक है। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? अमेरिका के। आजकल जो आरपीएससी का दौर चल रहा है, आरपीएससी की जो परीक्षाओं के दौर को अपन देखेंगे, वर्तमान परीक्षाओं को 2018 से लेकर और 22 के मध्य की, तो याद रखना जेरोम ब्रूनर के ऊपर बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। मतलब जेरोम ब्रूनर को आपको रीड करना है अच्छे से, यानी नॉर्मली जेरोम ब्रूनर काफी इंपॉर्टेंट है वर्तमान लिहाज से। तो जेरोम ब्रूनर के बारे में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको जाननी है, और ऐसा क्या जेरोम ब्रूनर ने योगदान दिया है अधिगम के क्षेत्र के अंतर्गत, संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत, जिसके जिसके लिए आपको जिसको आपको जानना क्या है, बहुत जरूरी है। तो आज की इस क्लास में छोटी सी क्लास रहेगी, बट जेरोम ब्रूनर इसमें कंप्लीटली मैं क्लियर कर दूंगा। तो सभी को गुड इवनिंग, ठीक है। बहुत छोटा सा बिंदु है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला पर्सन जेरोम ब्रूनर कौन है? ये संज्ञानवादी भी हैं और निर्मितवादी भी हैं, याद रखना। जेरोम ब्रूनर क्या है? आधुनिक संज्ञानवाद में आते हैं ये संज्ञानवादी भी हैं और इनको निर्मितवादी भी माना जाता है। देखिए, निर्मितवादी मतलब कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। निर्मितवाद को शिक्षा में सबसे पहले प्रयोग करने वाला यही आदमी था। माइंड में रखिएगा ये बात। निर्मितवाद जब आता है तो अपने दिमाग में जीन पियाजे आता है, जिन्होंने संज्ञानात्मक निर्मितवाद दिया। पढ़ाऊंगा मैं अगली क्लास में। वाइगोत्स के आता है, जिन्होंने सामाजिक निर्मितवाद दिया। वान ग्लेसर फील्ड आता है, पाश्नर आता है, ठीक है। रोजर बाइकी आता है, जॉन डिवी आता है, गार्डनर आता है। ये बहुत सारे नाम है निर्मितवाद में। लेकिन निर्मितवाद को शिक्षा में प्रयोग करने वाला पहला आदमी कौन था? शिक्षा में प्रयोग करने वाला पहला आदमी, प्रयोग करने वाला व्यक्ति, तो शिक्षा में प्रयोग जिसने किया वो कौन था? जेरोम ब्रूनर था, याद रखना। तो बेसिकली आपको क्या लिखना है? सबसे पहली चीज आज की क्लास की वो लिखनी है, जेरोम ब्रूनर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक। कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक। आइडिया रहना चाहिए आपको। इनको संज्ञानवादी भी कहा जाता है और निर्मितवादी भी कहा जाता है। विशेष बात क्या है? निर्मितवाद का शिक्षा में प्रयोग करने वाला पहला आदमी कौन था? तो आपको याद रखना जेरोम ब्रूनर। स्पेशली सबसे अधिक इन्होंने एजुकेशन में प्रयोग किया वो निर्मितवाद का जेरोम ब्रूनर ने किया, याद रखना। इसलिए संरचनात्मक निर्मितवाद सिद्धांत इन्हीं के निर्मितवाद को कहा जाता है। और इनके सिद्धांत को त्रिज्य निर्मितवाद, थ्री डायमेंशनल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी भी कहा जाता है। थ्री डायमेंशनल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी भी जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत को कहा जाता है। और कंस्ट्रक्टिव निर्मितवाद जो है वो स्पेशली किसके लिए कहा जाता है? जेरोम ब्रूनर का। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा कि त्रिज्य निर्मितवाद किसने दिया था? तो त्रिज्य निर्मितवाद जो दिया था वो जेरोम ब्रूनर ने दिया था, थ्री डायमेंशनल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। और संरचनात्मक निर्मितवाद भी जेरोम ब्रूनर ने दिया है। ये संज्ञानवादी भी हैं और निर्मितवादी भी हैं, याद रखना। और इन्होंने शिक्षा में इसका निर्मितवाद का क्या किया था? प्रयोग किया था। संज्ञानवाद का अर्थ क्या होता है? देखो, संज्ञानवाद का अर्थ होता है जो मानसिक क्रियाओं पे बल देता है। व्यवहारवाद तो ये कहता है कि वातावरण सबसे महत्वपूर्ण है, वातावरण आपके व्यवहार को बदल सकता है। संज्ञानवाद का मतलब होता है कि बच्चा जन्मजात रूप से कुछ क्रियाएं लेकर पैदा होता है और मानसिक क्रियाएं उसके सीखने में सबसे बड़ी भूमिका अदा करती हैं। यानी जो मानसिक क्रियाओं को सब कुछ मानता है, जिन्होंने स्पेशली एक अवधारणा दी थी व्हाइट बॉक्स की अवधारणा, कि बालक आंतरिक रूप से कुछ लेके आता है, ये संज्ञानवाद है। जानना, समझना, मानसिक क्रियाओं की बात करना, ये सब संज्ञानवाद आता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? जेरोम मुंडर कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। संज्ञानवादी भी कहा जाता है, निर्मितवादी भी कहा जाता है। इनके सिद्धांत का नाम क्या है? संरचनात्मक निर्मितवाद के प्रतिपादक कौन है? जेरोम ब्रूनर करना है। त्रिज्य निर्मितवाद के प्रतिपादक कौन है? उत्तर क्या करना? जेरोम ब्रूनर करना है। शिक्षा में प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? जेरोम ब्रूनर। अब समझिएगा, देखो पेपर कितना अच्छा आने लग गया आजकल। नॉर्मल पेपर नहीं आता साइकोलॉजी का, याद रखना। इनकी किताबों के नाम, इन्होंने किताब लिखी थी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, बड़ी लोकप्रिय किताब है प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। एक तो ये याद रखना, ये 1960 में इन्होंने किताब लिखी थी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो एक तो इनकी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन किताब इंपॉर्टेंट है, शिक्षा की प्रक्रिया, ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन प्रक्रिया याद रखना। यदि थोड़ी सी डिटेल जानना चाहें तो यहां आप समझ सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ एजुकेशन किताब किसकी है? जेरोम ब्रूनर की किताब है, इंपॉर्टेंट है।
इन्होंने इस किताब में कहा था कि शिक्षा जो है ना, उसमें चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पूर्व प्रवणता। पूर्व प्रवणता का मतलब है बच्चे के पूर्व अनुभव से जोड़ते हुए शिक्षा को प्रदान करना। ठीक है। ज्ञान का संगठन। ज्ञान का संगठन। ठीक है। क्रमबद्धता, सीक्वेंस, और पुनर्बलन। ये चार कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए थे, याद है। पुनर्बलन। ठीक है। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन किताब किसने लिखी है, याद रखना, जेरोम ब्रूनर ने लिखी है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। इस किताब में ये चार कॉन्सेप्ट दिए इन्होंने, यद्यपि एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। पूर्व प्रवणता यानी पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए बच्चे को नया विषय वस्तु प्रदान की जाए। पूर्व प्रवणता का मतलब क्या है कि जो बच्चे का पूर्व नॉलेज है, जो उसकी संज्ञानात्मक संरचना बनी हुई है, जब भी आप कोई नई चीज पढ़ाएं तो उससे को रिलेवेंट करते हुए, उसके साथ समन्वय स्थापित करते हुए ज्ञान प्रदान करें, जिससे बच्चे का वो लंबे समय तक याद रहेगा। तो पूर्व प्रवणता शब्द, ज्ञान के संगठन की बात की है इसने, क्रमबद्धता की बात की है, पूर्णबलन की बात की है, और एक इसने कहा कि शिक्षा में सर्पिलाकार पाठ्यक्रम होना चाहिए। कौन सा पाठ्यक्रम होना चाहिए? सर्पिलाकार पाठ्यक्रम होना चाहिए। यानी एजुकेशन में इसने जो बात की है वो ये पांच बातें की हैं। आप सर्पिलाकार पाठ्यक्रम को पूर्व प्रवणता से जोड़ सकते हैं। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जेरोम ब्रूनर एक निर्मितवादी और संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए हैं, संरचनात्मक निर्मितवाद, त्रिजित, दोनों एग्जाम में आए हुए हैं, दोनों नाम याद रखना। फिर मैंने कहा कि इसने किताब लिखी है प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। इस प्रोसेस ऑफ एजुकेशन को कब लिखा था? 1960 में। और इस किताब में इन्होंने चार कॉन्सेप्ट दिए हैं, याद रखना। हाँ, रिकॉर्डेड में भी डलेगी ये क्लास, जो भी लाइव क्लास होती है वो सब रिकॉर्डेड में मिल जाएगी आपको। बस ये अपडेट वाली जरूर देखना आप, क्योंकि अपडेट क्लास का फायदा ही, अब जो लाइव चलती है ना, इसका फायदा ही होता है कि जो मान लो अभी नई वाली किताबें आने वाली हैं, तो मैं नई वाली किताबों पे बहुत पिछले 2 ढाई महीने से बहुत वर्क कर रहा हूँ। तो उसमें जो चीजें मैं अपडेट कर रहा हूँ ना, वो मैं आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से करवा रहा हूँ। तो लाइव क्लासेस को आप रिकॉर्डेड के रूप में देख लेना, बट देखना नई वाली, जिससे कि जो चीजें नई जुड़ी हैं वो अपडेट हो जाएं आपकी। अब जैसे पुराने वाली क्लास में चीजें नहीं बताई मैंने, ये चीजें नहीं बताए रखी है कि इसने प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में पूर्व प्रवणता, पूर्व प्रवणता का मतलब है सर्पिलाकार पाठ्यक्रम। सर्पिलाकार पाठ्यक्रम का मतलब ऐसे होता है, ऐसे, यानी बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए और नया जो ज्ञान आप प्रदान करोगे वो है सर्पिलाकार पाठ्यक्रम। ठीक है। ज्ञान के संगठन की बात की है कि ज्ञान को व्यवस्थित तरीके से, ठीक है ना, ज्ञान को संगठित रूप से प्रस्तुत किया जाए। क्रमबद्धता, पाठ्यक्रम में एक सीक्वेंस होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? क्रमबद्धता होनी चाहिए। और चौथा, पुनर्बलन को इसने महत्वपूर्ण माना है। तो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन जो इसने किताब लिखी है, उसमें चार कॉन्सेप्ट दिए हैं, नोट लगा के लिख लें। ये 1960 में किताब लिखी थी। इसमें पूर्व प्रवणता की बात की है, यानी सर्पिलाकार पाठ्यक्रम, पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए विषय वस्तु को प्रदान करना। पूर्व प्रवणता का मतलब क्या है? पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करते हुए, पूर्व अनुभव से जोड़ते हुए नवीन ज्ञान को प्रदान करना, जिसको इसने कॉन्सेप्ट दिया था सर्पिलाकार पाठ्यक्रम। कौन सा पाठ्यक्रम? सर्पिलाकार पाठ्यक्रम। किसका कॉन्सेप्ट है? जेरोम ब्रूनर का कॉन्सेप्ट है। ज्ञान के संगठन की बात किसने की है? जेरोम ब्रूनर ने बात की है। सीक्वेंसिंग, व्यवस्थित क्रमबद्ध पाठ्यक्रम की बात किसने की है? जेरोम ब्रूनर ने की है। और पुनर्बलन की बात किसने की है? जेरोम ब्रूनर ने की है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, चारों कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिए थे? जेरोम ब्रूनर ने दिए थे प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में। ये नई चीज, अपडेट चीज है। ठीक है। तो ये एक किताब है, इसकी जो बड़ी चर्चित है, याद रखना। सर ये, हाँ, सब क्लासें ऐड हो जाएंगी, बट याद रखना कि पुरानी वाली देख ली है आपने। ठीक है। तो ये नई वाली जब देखो ना रिवीजन के लिए, तो जो चीजें मैं अपडेट करूँ ना, तो अपने नोट्सों में अपडेट कर लेना। वैसे किताब में तो आएगी, बट नोट्स में आप अपडेट कर लीजिएगा, सर ये चार नई चीज नहीं जोड़ी है। पूर्व प्रवणता यानी सर्पिलाकार पाठ्यक्रम, ज्ञान के संगठन, क्रमबद्धता और पुनर्बलन की चर्चा इसने किस में की है? प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में। पहला कॉन्सेप्ट तो इसका याद रखना है। ये दोनों नाम याद रखने हैं। शिक्षा में निर्मितवाद का प्रयोग किसने किया? जेरोम ब्रूनर ने किया। ठीक है। नंबर 2 पे लिखना आप, जो बात कर रहा हूं मैं नंबर 2 की बात कर रहा हूं। एक किताब लिखी थी इसने, स्टडी ऑफ थिंकिंग। ये इस बार आई थी, स्टडी ऑफ थिंकिंग, ये ग्रेड फर्स्ट में, याद रखना, इस बार आई थी। ठीक है ना। मैंने किताबों की जो लास्ट में टेबल बना रखी है, प्रमुख मनोवैज्ञानिक व शिक्षा में योगदान, वहां मैंने इस किताब का जिक्र कर रखा था, यद्यपि अधिगम वाले टॉपिक में जिक्र नहीं कर रखा था, लेकिन मैंने कहा ना, मैंने किताब को ऐसे डिजाइन किया है, कैसा पेपर आ जाए प्रश्न बाहर नहीं आ सकता।
तो वहां से लास्ट में मैंने एक बिंदु डाल रखा है, प्रमुख मनोवैज्ञानिक व उनका शिक्षा में योगदान। तो वहां मैंने इस किताब को जिक्र कर रखा था। स्टडी ऑफ थिंकिंग जो किताब है वो किसकी है? जेरोम ब्रूनर की। ठीक है ना? स्टडी ऑफ थिंकिंग किसकी किताब है? जेरोम ब्रूनर की किताब है, याद रखना। ठीक है, 1956 में ये किताब लिखी थी। 1956 में इसने क्या लिखी थी? किताब लिखी थी। तो स्टडी ऑफ थिंकिंग किसकी किताब है? जेरोम ब्रूनर की किताब है, याद रखना। ये 1956 में लिखी थी इसने। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। तो ये इस बार ग्रेड फर्स्ट में प्रश्न आया था। कई बच्चे बोले सर ये किताब कहाँ से आ गई? अपने वाली किताब में है। ठीक है ना? कुछ छोड़ ही नहीं रखा मैंने। ठीक है ना? और इसलिए बहुत मेहनत करता हूँ, अपडेट कर देता हूँ तुरंत कि नई चीजें ये आ रही हैं, यहाँ से प्रश्न आ रहा है। मतलब आपसे ज्यादा मेहनत साइकोलॉजी में कर रहा हूँ आज भी। ऐसा नहीं कि मुझे नॉलेज, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि नई चीज मुझे सीखने को क्या मिले और उससे मैं आपको कैसे लाभान्वित करूँ। और ये जरूरी भी है, याद रखना। और मैं इसलिए आप लोगों को भी बोलता हूँ कि आपको भी हर जीके में, सब्जेक्ट में, हर जगह पे जस्टिस क्यों नहीं हो पाता है? तभी नहीं हो पाता है आप लोग अवेयर नहीं हो। जागरूक बनो थोड़े से, फिर दिक्कत आएगी नहीं। सिलेक्शन ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं हो। ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ये सब के विज्ञापन अगस्त में 99% पॉसिबिलिटीज है। आने के बाद ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें अपडेट आपके पास होनी चाहिए। तो स्टडी ऑफ थिंकिंग किसकी किताब है? जेरोम ब्रूनर की किताब है, याद रखना। और इस किताब में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। ये प्रश्न आया हुआ है। विकास की किसी भी अवस्था में, लिख लो, विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। ये किसने कहा था? जेरोम ब्रूनर ने। विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। हाँ, क्वेश्चन वाली बुक ले आए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन वाली बुक में भी अपडेट चीजें डाल दी है। यदि ऑब्जेक्टिव वाली बुक है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आपकी चीजें जो मान लो आपने पुरानी क्लास ले रखी है तो उसमें से अपडेट हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव वाली नई वाली किताब निकाल लेना एक बार। तो स्टडी ऑफ थिंकिंग जेरोम ब्रूनर की किताब है, इस बार आरपीएससी में आगे, मतलब इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। ठीक है ना? विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है और संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाया जा सकता है। पियाजे तो कहता है संज्ञानात्मक विकास किशोर अवस्था के बाद नहीं बढ़ाया जा सकता। ये कहता है संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाया जा सकता है। कौन कहता है? ब्रूनर। संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाया जा सकता है। और संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो सतत होता है। क्या होता है? सतत होता है। अब देखो पियाजे यहां डिफरेंट कह रहा है। स्टडी ऑफ थिंकिंग किताब किसकी है? जेरोम ब्रूनर की। कब लिखी? 1956 में लिखी। इसने कहा है कि विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। ये किसका स्टेटमेंट है? जेरोम। ग्रेड फर्स्ट में पता नहीं कितनी बार आ गया। विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है, किसने कहा था? जेरोम ब्रूनर ने। ठीक है। ये कहता है कि संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाया जा सकता है। क्या कह सकता है? ये क्या कह रहा है? संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाया जा सकता है। और संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? सतत होता है। जब मैंने जीन पियाजे आपको पढ़ाया था तो जीन पियाजे में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जीन पियाजे कहता है कि संज्ञानात्मक विकास असतत होता है। ठीक है ना? वो अनकॉन्टिन्यूअस होता है। और ये कह रहा है कि कॉन्टिन्यूअस होता है, कि जिंदगी भर आपका संज्ञानात्मक विकास चलता रहेगा। जबकि पियाजे क्या मानता है? असतत मानता है। तो डिफरेंस याद रखना है। ये संज्ञानात्मक विकास को कहता है बढ़ाया जा सकता है, वो कहता है नहीं बढ़ाया जा सकता। ये कहता है सतत होता है, वो कहता है असतत होता है। समझ में आ गई बात? ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है, किसने कहा? जेरोम ब्रूनर ने। संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाया जा सकता है, किसने कहा? जेरोम ब्रूनर ने। संज्ञानात्मक विकास सतत होता है, किसने कहा? जेरोम ब्रूनर ने। पियाजे क्या कहता है? असतत होता है। मतलब कंपैरिजन। अब ये चीजें कब समझ में आएंगी? जब पियाजे आपका पढ़ा हो, क्योंकि पियाजे मैंने पहले पढ़ा दिया। तो जो नए बच्चे जुड़ते हैं ना उनको पियाजे पहले पढ़ना है। जो सीक्वेंस में वीडियो देख लो, उसके बाद लाइव वाले वीडियो देख लो या रिकॉर्डेड वाले देख लो, जो भी देखो, बट लाइव वाले जरूर देखना। उसके बाद जो है ये आप इसको देखें। ठीक है ना? कि जेरोम ब्रूनर क्या कहता है। तो ये जेरोम ब्रूनर की स्टेटमेंट हो गई। अब देखो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। हाँ राजेश, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपका साइकोलॉजी बहुत अच्छा होगा। चाहे पहली बार पढ़ें चाहे सेकंड बार पढ़ें, आपको मनोविज्ञान में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये विश्वास रखिएगा। और इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैं अपडेट कर दूंगा आपको। इतना मतलब नो डाउट आप बहुत बेटर करेंगे। मनोविज्ञान में तनाव मत लेना बस। ठीक है ना? बस जो सही बच्चे हैं उनको आपको प्रेरित करना है, जोड़ना है, क्योंकि बच्चों को बेचारों को पता नहीं होता है। तो आप नए बच्चों को भी ऐड करें। तो ये लिख लिया आपने? बाकी प्रॉब्लम नहीं आएगी साइकोलॉजी में।
को बढ़ाया जा सकता है, सतत होता है, लिख लिया। अब ये कहता है स्टडी ऑफ थिंकिंग किताब में इसने कहा कि संज्ञानात्मक जो विकास होता है ना उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं। इसलिए इसके सिद्धांत को अपन त्रिज्य निर्मितवाद बोलते हैं। भाई त्रिज्य निर्मितवाद क्यों बोला गया है? क्योंकि ये कहता है कि संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो 3 अवस्थाओं में होता है। वो 3 अवस्थाएं समझनी है आपको। पहली अवस्था इसने बोली है क्रियात्मक अवस्था। इनके नाम याद रख लेना। विधि निर्माण अवस्था भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इनएक्टिव। दूसरी अवस्था है अनुप्रतीकात्मक। ये नाम बहुत आते हैं एग्जाम में। या प्रतिमात्मक, या मूर्त प्रतिनिधान। ये सब नाम लिखा रहा हूं ताकि दिक्कत नहीं हो, और इंग्लिश वर्ड भी लिख लेना। मूर्त प्रतिनिधान, इसको बोलेंगे अपन आइकोनिक। तीसरा है सांकेतिक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक स्टेज, ठीक है। ये 3 अवस्थाएं बताई हैं। इसके सिद्धांत को बोलते हैं त्रिज्य निर्मितवाद। क्या बोला जाता है? त्रिज्य निर्मितवाद के सिद्धांत को कहा जाता है। इसने कहा कि संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई, वैसे ब्रूनर ने कितनी अवस्थाएं बताई? 3 अवस्थाएं। पहली है क्रियात्मक विधि निर्माण, इनेक्टिव अवस्था। अनुप्रतीकात्मक प्रतिमात्मक या मूर्त प्रतिनिधान, ये नाम याद रख लेना। आइकोनिक स्टेज और सिंबॉलिक स्टेज। इसके कार्यकाल को लेकर कुछ किताबों में इसको 0 से 18 माह बता रखा है। हिंदी ग्रंथ अकादमी कुछ किताबें उसमें 0 से 18 माह है, और कुछ में इसमें 0 से 3 वर्ष बता रखा है। अब देखो इसमें ये 0 से 3 वर्ष बता रखा है, वो भी बहुत अच्छी बुक्स हैं। लेकिन चूंकि अपने को राजस्थान के अकॉर्डिंग तैयार करना है, तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताबें हैं उनमें इसका कार्यकाल 0 से 18 माह बता रखा है। तो आप ये कर देना, क्या कर देना? 0 से 18 माह। यद्यपि 0 से 3 वर्ष भी सही है, लेकिन हमें आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अकॉर्डिंग करना है, तो फिर 0 से 18 माह ज्यादा सही है, ठीक है। तो क्रियात्मक और विधि निर्माण अवस्था कार्यकाल 0 से 18 माह कर देना। अनुप्रतीकात्मक प्रतिमात्मक या मूर्त प्रतिनिधान, ठीक है ना, इसका जो कार्यकाल है वो आप 2 से 6 वर्ष कर देना, ठीक है। यद्यपि कुछ किताबों में इसको 4 से 8 वर्ष बता रखा है। टेक्स्ट किताबों की बात कर रहा हूं मैं, बढ़िया किताबें जो टेक्स्ट किताबें हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी की, बिहार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, उन सब में 4 से 8 वर्ष है। लेकिन जो अध्ययन अपने राजस्थान की जो किताबें हैं उनमें जो इसका अध्ययन हिंदी ग्रंथ अकादमी किताबें उसमें वर्गीकरण दे रखा है 2 से 6 वर्ष। क्या दे रखा है? 2 से 6 वर्ष या 18 माह से 6 वर्ष, ठीक है ना। 18 माह से 6 वर्ष, इनमें से एक ही ऑप्शन आएगा, चाहे 18 माह से 6 वर्ष आ जाए, चाहे 2 से 6 वर्ष आ जाए। तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स में ये दे रखा है, तो आप ये डाटा देख सकते हैं। बाकी जितनी भी टेक्स्ट किताबें साइकोलॉजी की जितनी भी चलती हैं बीए लेवल पे, एमए लेवल पे, उन सब में 4 से 8 वर्ष, ठीक है। तो आइकोनिक स्टेज का कार्यकाल क्या लिख देंगे अपन राजस्थान के अकॉर्डिंग? 18 माह से 6 वर्ष या 2 से 6 वर्ष। और ये जो हो जाएगी वो 6 वर्ष है, ठीक है ना। ये 6 वर्ष से, कुछ किताबों में 7 वर्ष लिख रखा है, लेकिन इसके हिंदी ग्रंथ अकादमी किताबों के अकॉर्डिंग 6 वर्ष से लगातार, 6 वर्ष से लगातार, ठीक है। तो ये तीनों थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ अपडेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें राजस्थान के अकॉर्डिंग चलना है थोड़ा सा। तो मैंने क्या बताया? क्रियात्मक विधि निर्माण, इनएक्टिव अवस्था। नॉर्मल टेक्स्ट किताबों में 0 से 3 वर्ष है, ठीक है। लेकिन राजस्थान की हिंदी ग्रंथ अकादमी किताबों में 0 से 18 माह इसका कार्यकाल है। तो आपको ये लिख लेना। अनुप्रतीकात्मक या प्रतिमात्मक या मूर्त प्रतिनिधान का कार्यकाल 2 से 6 वर्ष, 18 माह या 2 से 6 वर्ष। और टेक्स्ट किताबों में 4 से 8 वर्ष। यदि ये ऑप्शन में नहीं हो तो फिर ये याद रखना 4 से 8 वर्ष, ठीक है। और सिंबॉलिक स्टेज जो है वो 6 वर्ष से लगातार बता रखा है हिंदी ग्रंथ अकादमी में, जबकि टेक्स्ट किताबों में लिख रखा है 8 से 13 वर्ष। कितना लिख रखा है? 8 से 13 वर्ष। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। राजस्थान के अकॉर्डिंग एग्जाम दे रहे हो तो फिर ये ज्यादा सही है, ये ज्यादा सही है, ठीक है। और बाकी आप सेंटर के अकॉर्डिंग एग्जाम दे रहे हैं तो फिर 0 से 3 वर्ष, 4 से 8 वर्ष, 8 से 13 वर्ष ज्यादा सही है। तो ये थोड़ा सा आप राजस्थान वाले बच्चे स्पेशली ऊपर वाले कार्यकाल को याद रखना। बाकी आज तक किसी भी कंपटीशन में कार्यकाल नहीं पूछा गया। सिंपल सा समझिएगा ये अवस्था क्या होती है। अभी तक इसके अंदर से कोई प्रश्न नहीं आया, केवल इनके नाम पूछे गए। लेकिन क्रियात्मक अवस्था क्या होती है? जहां बच्चा क्रिया करके सीखता है, लिख लो, क्रिया करके सीखता है, काम्य क्रिया करके सीखता है, संवेदना द्वारा सीखता है, ठीक है ना, शारीरिक क्रिया करके सीखता है। तो एक छोटी सी लाइन लिख लो, इस अवस्था में बच्चा गाम्य क्रिया करके शारीरिक क्रिया से वस्तु को पकड़ रहा है, फेंक रहा है, छू रहा है, तो गाम्य क्रिया करके शारीरिक क्रिया करके सीख रहा है, वो अवस्था कौन सी है? क्रियात्मक अवस्था। छोटी सी एक लाइन लिखनी है, इस अवस्था में बच्चा गाम्य क्रिया शारीरिक क्रिया करके सीखता है।
इस अवस्था में बच्चा गामक क्रिया या शारीरिक क्रिया करके सीखता है। लिख लिया? इस अवस्था में बच्चा गामा मतलब शारीरिक क्रिया, गामक क्रिया। गामक क्रिया जानते हो? पढ़ना, लिखना, बोलना, चलना, दौड़ना, उछलना, पकड़ना, फेंकना, पकड़ टच करना, ठीक है, ये सब गामक क्रियाएं होती हैं। तो जो जीन पियाजे ने बताए थे ना, संवेदना, शारीरिक क्रिया, वो सब यहाँ सीखता है। बच्चा खुद करके सीखेगा, गामक क्रिया द्वारा सीखेगा, शारीरिक क्रिया द्वारा सीखेगा। और ये जो अनुप्रतीकात्मक अवस्था होती है ना, ये वास्तविकता की अवस्था होती है। ये क्या होती है? वास्तविकता। वास्तविकता मतलब यहाँ बच्चा प्रत्यक्षीकरण द्वारा सीखता है। प्रत्यक्षीकरण, वह प्रतिमा के माध्यम से, ठीक है ना? प्रत्यक्षीकरण और प्रतिमा के माध्यम से। वास्तविकता की अवस्था किसे कहा जाता है? अनुप्रतीकात्मक बोल दो, प्रतिमात्मक बोल दो, या मूर्त प्रतिनिधान बोल दो, तीनों नाम एक ही है। अनुप्रतीकात्मक, प्रतिमात्मक और मूर्त प्रतिनिधान। आइकॉनिक स्टेज इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है? 2 से 6 वर्ष कर देना, 18 से, हिंदी ग्रंथ अकादमी के अकॉर्डिंग, राजस्थान के अकॉर्डिंग, बाकी टेस्ट किताबों के अकॉर्डिंग 4 से 8 वर्ष। तो बाहर जो आते हैं वही ये ऑप्शन ज्यादा आता है। तो यहाँ वास्तविकता और प्रत्यक्षीकरण द्वारा अधिगम करता है। बाकी कार्यकाल नहीं पूछेगा, टेंशन मत लेना, ठीक है ना? वास्तविकता और प्रत्यक्षीकरण द्वारा अधिगम करता है। और ये जो अंतिम अवस्था ना, सांकेतिक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज, ये सबसे श्रेष्ठ अवस्था है, ठीक है ना? सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। यहाँ बच्चा संकेतों के माध्यम से, ठीक है ना, भाषा के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति करता है। सांकेतिक अवस्था में लिखना, ये सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। ये सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। यहाँ बच्चा भाषा वह संकेतों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति करता है। यह सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। जो सांकेतिक अवस्था है, सबसे ऊपरी अवस्था होती है। यहाँ बच्चा संकेत वह भाषा के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति करता है। क्लास का टाइम नॉर्मली 8:30 बजे रहता है। आज थोड़ी लेट थी, 9:15 बजे। बाकी 8:30 से 8:30 बजे के बीच में रेगुलर रहता है अपना टाइम। आज थोड़ा मैं लेट हो गया था कोई वजह से, इसलिए 9:15 रखा, बाकी 8:30 रहता है, ठीक है? तो ये श्रेष्ठ अवस्था है, सबसे उच्चतर अवस्था है, और इसमें संकेतों और भाषा के माध्यम से बच्चा सीखता है, ठीक है? हाँ, डेली लाइव क्लास नहीं, वीक में 3 दिन जरूर आएगी लगभग, ठीक है ना? वीक में 3 दिन का रहता है मेरा रेशियो। वीक में 3 बार मैं 3 दिन क्लास लेता हूँ लाइव, ठीक है? तो ये श्रेष्ठ अवस्था संकेत और भाषा के माध्यम से सीखता है। ये तीनों अवस्थाओं के नाम याद रखना, इनका मतलब क्या होता है, कार्यकाल देखो तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तीसरा और अंतिम पार्ट, इसके अलावा ब्रूनर ने क्या चीजें बताई हैं? देखो, ब्रूनर ने एक तो कहा कि सीखने में आगमन विधि सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सी विधि इंपॉर्टेंट है? आपको याद रखना है, आगमन विधि की बात किसने की है? ब्रूनर ने की है, ठीक है ना? इंडक्टिव मेथड। निगमन विधि की बात की थी आसुबेल ने। आसुबेल ने तो किसको माना था? निगमन विधि को। और ब्रूनर ने किसको माना है? आगमन को, ठीक है? एक इसने कहा कि सीखने में अंतर्दर्शी चिंतन। अंतर्दर्शी चिंतन का मतलब होता है इंट्यूटिव थिंकिंग। इंट्यूटिव, INTUITIV, ठीक है ना? इंट्यूटिव थिंकिंग, इंट्यूटिव होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना? INTUTIV, इंट्यूटिव, ये याद रखना। INTUITIV, हाँ ये सही है, आई आएगा, ठीक है ना? इंट्यूटिव थिंकिंग यानी तात्कालिक चिंतन। अंतर्दर्शी चिंतन को सीखने में सबसे इंपॉर्टेंट किसने माना था? तात्कालिक चिंतन को सबसे इंपॉर्टेंट किसने माना था? अंतर्दर्शी चिंतन को इसने महत्वपूर्ण माना है। आगमन विधि को इसने सीखने महत्वपूर्ण माना है, ठीक है ना? तीसरा, सीखने में सक्रियता, जिज्ञासा, संपर्ते निर्माण कॉन्सेप्ट, संपर्ते निर्माण, अन्वेषण, ये प्रश्न आया हुआ है, अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि मतलब डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग। सीखने में सक्रियता, जिज्ञासा, संपर्त निर्माण, अन्वेषण विधि, डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है? वह व्यक्तिगत व सामाजिक संबद्धता को महत्वपूर्ण माना है। संबद्धता मतलब रिलीवेंस। इसने किताब लिखी थी रिलीवेंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना? इसने किताब लिखी थी रिलीवेंस ऑफ एजुकेशन, RELEVNC, रिलीवेंस ऑफ एजुकेशन। यद्यपि इसने एक किताब और भी लिखी थी, कल्चर ऑफ एजुकेशन।
कल्चर ऑफ एजुकेशन भी किताब लिखी थी इसने, बट ये किताब एग्जाम में नहीं आई है। तो याद रखना है लास्ट की बातें हैं। सीखने में आगमन विधि को महत्वपूर्ण मानने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था, बस इतना सा याद रखना। आगमन विधि को महत्वपूर्ण किसने माना? ब्रूनर ने। अंतर्दर्शी चिंतन, इंट्यूटिव थिंकिंग यानी तात्कालिक चिंतन की बात किसने की है? जेरोम ब्रूनर ने बात की है। ठीक है, तात्कालिक चिंतन। सीखने में सक्रियता निष्क्रियता का विरोध करता है, जिज्ञासा पे बल देता है, संप्रत्य कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की बात करता है। संप्रत्य प्रतिमान दिया था जेरोम ब्रूनर ने, याद रखना। अन्वेषण विधि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सीखने में डिस्कवरी या अन्वेषण विधि को महत्वपूर्ण किसने माना था? यद्यपि खेल विधि भी इसने बताई थी, लेकिन अन्वेषण विधि डिस्कवरी लर्निंग को इसने बड़ा इंपॉर्टेंट माना है। तो डिस्कवरी शब्द आता है आपके ब्रूनर दिमाग में आना चाहिए। ठीक है। व्यक्तिगत और सामाजिक संबद्धता, संबद्धता मतलब जोड़ लेना कोई चीज को, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत और सामाजिक संबद्धता की बात किसने की है? ब्रूनर ने की है। किसने की है? ब्रूनर ने की है, याद रखना। ठीक है ना। और एक लाइन इसने बोली थी कि ज्ञान जो होता है ना वो आत्मान्वेषित होता है। क्या होता है? आत्मान्वेषित, यानी बच्चा खुद सीखता है। ये जो डिस्कवरी वाली है ना, ज्ञान आत्मान्वेषित होता है। ये चीजें लिख लेना, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा ब्रूनर पे। मतलब जो भी ब्रूनर पे आना है, जो मैंने बताया, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। आगमन विधि, अंतर्दर्शी चिंतन को महत्वपूर्ण किसने माना है? सीखने में सक्रियता, जिज्ञासा, संपर्क निर्माण की बात किसने की है? सब माइंड में रहने चाहिए आपके। अन्वेषण, डिस्कवरी लर्निंग के प्रतिपादक कौन है? व्यक्तिगत और सामाजिक संबद्धता, इनकी किताब का नाम था रिलीवेंस ऑफ एजुकेशन। ये 1973 में थी, 73 ही होनी चाहिए शायद, 1973 होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। 1973 में इन्होंने किताब लिखी थी रिलीवेंस ऑफ एजुकेशन। ठीक है ना। एक किताब इन्होंने लिखी थी कल्चर ऑफ एजुकेशन, ये 1996 में लिखी थी। कल्चर ऑफ एजुकेशन, ये नहीं आएगा। कल्चर ऑफ एजुकेशन कब लिखी थी? 1996 में। किताब के नाम है इनके, रिलीवेंस ऑफ एजुकेशन, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, कल्चर ऑफ एजुकेशन। ठीक है। और स्टडी ऑफ थिंकिंग, ये सब इनकी बुक्स के नाम है। ठीक है ना। तो ये छोड़ सकते हैं आप। बाकी रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन में इसने व्यक्तिगत और सामाजिक संबद्धता, संबद्धता का मतलब है कोई चीज से जोड़ के सीखना। ठीक है ना, कोई चीज से संबंध स्थापित करके सीखना। और ज्ञान आत्मान्वेषित होता है, ये कथन किसका है? आत्मान्वेषित मतलब बच्चा स्वयं करके सीखता है, खोज करके सीखता है। तो ज्ञान आत्मान्वेषित होता है, कथन किसका है? ब्रूनर का। मतलब सब चीजें बता दी मैंने, आज तक जो चीजें आई हैं वो सब बता दी। ज्ञान आत्मान्वेषित होता है। बेटा वैसे तो पूरा सिलेबस डाल रखा है, बट लाइव में जो है वो दूसरी यूनिट चल रही है। वैसे पूरा सिलेबस डाल रखा है, ठीक है ना। और एक अंतिम चीज और याद रखना, स्केप होल्डिंग शब्द किसने दिया था? वैसे तो स्केप होल्डिंग जो है वो वाइगोत्स की आएगा, याद रखना। बट स्केप होल्डिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किया था ना, वो इसी ने किया था, ब्रूनर ने। ये जो दिया था ना, वो ब्रूनर ने दिया था। लेकिन प्रश्न स्केप होल्डिंग पे जो भी आता है वो वाइगोत्स की पे आता है। तो स्केप होल्डिंग शब्द को देने वाला ब्रूनर था, लेकिन स्केप होल्डिंग शब्द का प्रयोग करने वाला वाइगोत्स्की था। इसलिए स्केप होल्डिंग पे जो भी प्रश्न आते हैं वो सब आते हैं वाइगोत्स्की पे। तो वाइगोत्स्की भी मैं अगली क्लास में समझाऊंगा। यहाँ केवल इतनी सी लाइन लिख सकते हो, स्केप होल्डिंग शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया था। तो ये कंप्लीट जेरोम ब्रूनर है आज की क्लास में। ठीक है। किताबों के नाम रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, स्टडी ऑफ थिंकिंग, ठीक है, कल्चर ऑफ एजुकेशन। ठीक है। इसकी 3 अवस्थाएं संज्ञानात्मक विकास की। और इसने स्पेशली ये जो लास्ट के कॉन्सेप्ट हैं, ये कौन कौन से दिए हैं? विकास की किसी भी अवस्था में बच्चों को कुछ भी सिखाया जा सकता है, कॉन्सेप्ट। संरचनात्मक निर्मितवाद या त्रिज निर्मितवाद इसको कहा जाता है। बस ये चीजें देख लेना, बहुत है। ठीक है। तो कल अपन किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज जेरोम ब्रूनर कंप्लीट है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना। थैंक यू।